नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर मेरा लॉसेज एंड एफिशिएंसी पर था। आज हम लोग टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर है, ये इंडक्शन मोटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे एमसीक्यू में आते हैं, मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम में और थ्योरी एग्ज़ाम में भी बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हमें टार्क के लिए एक बेसिक फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो टार्क के दो बेसिक फार्मूले होते हैं। एक होता है T इक्वल टू, तो हमें पता है T इक्वल टू होता है T इक्वल टू P अपान, मतलब पावर अपान स्पीड होती है। तो अगर ये पावर को हमने मैकेनिकल डेवलप्ड पावर लिया, जिसका हमें फार्मूला पता है 1 माइनस एस बाई R2 S होता है, R2 बाई S होता है। अगर हम रोटर का मैकेनिकल पावर लेंगे तो उसको हम लोग रोटर के स्पीड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यदि आप क्या लेंगे, एयर गैप पावर लेंगे, ये आपका क्या है, रोटर है और ये आपका स्टेटर है। अगर एयर गैप लेंगे, एयर गैप का पावर लेंगे, मतलब पीजी लेंगे, जिसका फार्मूला होता था I2 स्क्वायर R2 बाई S होता है। अगर इसको लेंगे, चूँकि ये किस स्पीड से चलता है, सिंक्रोनस स्पीड चलता है एयर गैप में जो फील्ड होती है, इसलिए उसको ओमेगा एस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मेरे पास ये दो फार्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, टार्क निकालेंगे। और इस टार्क में और स्लिप के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, मान लिया अगर इस फार्मूले का प्रयोग करें तो Pg इक्वल टू होता है I2 स्क्वायर R2 बाई S। तो इसको हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, जो इक्विवेलेंट सर्किट्स में हम लोग क्या निकाल दें, I2 निकाल दें। अगर I2 निकाल दें तो हमें R2 तो पता है रहता है, तो I2 मेरा मेन मकसद है I2 निकालना। तो I2 निकालने के लिए ये आपका क्या इक्विवेलेंट सर्किट है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, कई बार इसको हम पढ़ा चुके हैं। इस इक्विवेलेंट सर्किट से हमें क्या निकालना है, I2 निकालना है। अब देखिए क्या है, I2 कैसे निकालेंगे, चूँकि ये सर्किट क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये पूरा पोर्शन क्या है, ये स्टेटर वाला पोर्शन है, स्टेटर का पोर्शन है, और ये क्या है, रोटर का पोर्शन है। हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर लिया, और चूँकि दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम करके हमने इसको कंबाइन कर लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे पोर्शन स्टेटर वाले को हम क्या लें, एक थेवेनिन थ्योरम लगाते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम पता है, एक क्या होता है, एक VTH होता है, मतलब कोई सर्किट, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, उससे हम क्या निकालते हैं, VTH निकालते हैं और RTH निकालते हैं। और क्या करते हैं, जहाँ मुझे करेंट लोड, जो लोड होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसी के क्रॉस मुझे करंट निकालना है या जो भी निकालना है, इसकी इजीली हम क्या कर सकते हैं, इजीली मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम एक सिंपल सर्किट में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरे को यहाँ पर हम थेवेनिन, मतलब इसको हमने क्या मान लिया, ये हमने इसको लोड मान लिया। तो लोड मान लिए, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। अब देखिए एक चीज़ हमने और इसमें एक मॉडिफिकेशन किया इक्विवेलेंट सर्किट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक RC होता था, इस RC को हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया, हटाने का रीज़न ये था कि जो इसका करंट होता है, इसमें जो करंट बहता है IM, और इसमें फ्लो होता है IC। तो IM की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, और IC की वैल्यू छोटी होती है। इसका मतलब IM की वैल्यू ज़्यादा होने का अर्थ ये हुआ कि XM की वैल्यू क्या हुई, छोटी हुई, तभी तो करंट ज़्यादा होता है। I इक्वल टू V अपान R, मतलब या X बोल रहे हैं या Z बोल दिए, तो इसकी मतलब इसकी वैल्यू क्या है, छोटी है। तो इसकी वैल्यू क्या निकला, इसकी वैल्यू छोटी हो गई, और RC की वैल्यू क्या होगी, बड़ी हो गई। अब आप सोचेंगे भाई बड़ी वाली को क्यों इग्नोर कर दिए, क्योंकि क्या होता है, अगर दो पैरेलल में इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाए, तो जो छोटी वाली वैल्यू आएगी उसी से वो क्या आ जाएगा, बड़ी वाली की वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटी वाली वही आपका रिजल्टेंट में आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर दोनों का आप रिजल्टेंट लेंगे तो यहाँ पर छोटी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वही आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए XM को हमने लिया क्योंकि ये छोटी थी और ये बड़ा था, चूँकि ये दोनों पैरेलल में थे, तो छोटी वैल्यू वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, उसी के बराबर इक्विवेलेंट आएगा। इसलिए हम इसको क्या कर दिए हैं, RC को इग्नोर कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि
जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, VTH निकालते हैं। तो हमें VTH निकालने के लिए हमने पूरे को इक्विवेलेंट सर्किट लिया, पूरे रोटर को हमने इसको लोड माना है और इसको क्या माना है, आपका सर्किट माना है। तो यहाँ पर हमने क्या किए, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकाल लें, VTH निकाल लें। तो इस रोटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा, रोटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, VTH, जिसको हम VTH बोल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपका, ये तीनों आपस में सीरीज में है। क्लियर है। तो यहाँ से अगर I निकालेंगे, क्योंकि यहाँ अगर वोल्टेज, मेरा मेन मकसद है यहाँ वोल्टेज निकालना, तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या है, आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दीजिए सिंपली। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है, VT, यहाँ वोल्टेज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, और क्या करेंगे, जहाँ पर आपका इम्पीडेंस निकालना होता है उसको लिखते हैं, और सारे रिएक्टेंस, सारे कंपोनेंट के क्या करेंगे, चूंकि सीरीज में है तो ऐड कर लेंगे। तो R1 प्लस JX1 और प्लस JXM। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, V1 जो आपने सप्लाई लगा रखा है, XM JXM, चूँकि यहाँ वोल्टेज निकालना है, और R1 प्लस R2। आप ऐसे देख सकते हैं, ये अगर आप ध्यान से देखिए, ये पूरा पोर्शन ये क्या है, ये करंट को दिखा रहा है, I1 को दिखा रहा है, क्योंकि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपान पूरा ये, और ये आपका I आ गया, जो ये I हमने बोला, इस I में अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही वोल्टेज हो जाएगा। यही वोल्टेज डिवाइडर रूल भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से आपने क्या किया, J को आपने कॉमन ले लिया, J को कॉमन ले लेंगे इस पूरे पोर्शन में, तो J को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, X1 प्लस XM बचेगा। इस X1 प्लस XM को हमने क्या बोल दिया, X1 बोल दिया। ये हमने लिखा X1 इक्वल टू X1 प्लस XM, ये स्मॉल ऐसे होना चाहिए था, फॉर्मेटिंग बदल जाता है चूँकि यहाँ पर। अब बात करते हैं, अगर ध्यान से देखिए तो चूँकि R1 ये क्या है, आपका कॉपर का रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर दें, इग्नोर कर दें। तो अगर R1 को आप इग्नोर कर दें तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा VTH इक्वल टू V1 XM अपान X, क्योंकि यहाँ का J और ये J क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, VTH निकाल लिया। अब मेरा दूसरा मकसद क्या है, RTH निकाला। RTH मतलब यहाँ ZTH निकाला। तो जब RTH निकालते हैं या ZTH निकालते हैं तो सोर्स को क्या कर देते हैं, आप रिमूव कर देते हैं और सोर्स को शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। तो हमने यहाँ देखिए सोर्स को रिमूव करके इसको हमने शॉर्ट सर्किटेड कर दिया। अब शॉर्ट सर्किटेड कर दिया, यहाँ पर जो इम्पीडेंस आएगा उसी को क्या बोलेंगे, ZTH बोलेंगे। तो ये आपका क्या निकलेगा, ZTH। अगर ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज में है, और ये दोनों सीरीज इसके पैरेलल में है। वही हमने लिखा R1 प्लस JX1 क्या है, सीरीज में है, और ये XM के क्या है, पैरेलल है। तो ये पैरेलल हो गया। क्लियर है। पैरेलल का फार्मूला पता है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन हमने मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को सम कर दिया। तो ये R1 प्लस JX1 प्लस XM आ गया। क्लियर है। फिर हम वही कर रहे हैं, J को हमने कॉमन ले लिया। J को नीचे अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, J कॉमन ले लेंगे तो X1 प्लस XM आ जाएगा। और X1 प्लस XM को क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम लोग X1 बोलते हैं। आगे हम, अच्छा वही अभी आगे हम लोग देखते हैं। तो ये आया, और X1 नहीं, यहाँ लिख भी दिए, X1 प्लस XM को हम यहाँ पर X1 बोल दिए। तो यहाँ पर तो R1 आ गया और इस पूरे को हमने XM लिख दिया, XM नहीं X1 लिख दिया, सॉरी X1 लिख दिया। ठीक है। यहाँ से और थोड़ा ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ से हमने जो वही लिखा है जो पीछे बोले थे, यहाँ पर फिर वही कंडीशन, चूँकि R की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, अतः R को हम R1 को क्या कर दें, इग्नोर कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, ओनली फॉर यहाँ पर केवल X1 बचेगा। तो जो आपने यहाँ लिखा था R1 प्लस X1, तो ये मर जाएगा और यहाँ पर क्या बचा, केवल X1 बचा। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, इस इम्पीडेंस है तो इम्पीडेंस में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होते हैं, एक रिएक्टिव पार्ट होते हैं। तो रियल को आप अलग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, R1 XM और X1 और प्लस J वाला पार्ट में क्या आ जाएगा, J X1 XM अपान X1। तो ये एक्चुअली ये अलग X1 है, ये स्मॉल में लिखा है, इसलिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं होएगा। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका रियल पार्ट आ गया और ये आपका रिएक्टिव पार्ट आ गया। क्लियर। तो
तो इसको हमने बोल दिया, इसको हमने रिएक्टिव रियल पार्ट को RTH बोला और रिएक्टिव पार्ट को हमने XTH बोला। तो अब मेरा मेन मकसद क्या है, मुझे RTH मिल गया, BTH मिल गया और XTH मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं, एक तो BTH बनाते हैं और उसके बाद इम्पीडेंस बनाते हैं। तो ये क्या है, एक RTH आया और दूसरा क्या है, XTH आया और आपका इसके आगे क्या लग जाएगा, रोटर लग जाएगा। रोटर क्या था इसमें, रोटर में आपका H2 था और ये क्या था, R2/S था। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये देखिए सिंपल सर्किट आ गया। सिंपल सर्किट आ गया तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, I1 निकाल सकते हैं, जो कि हमें क्या निकालना था, PG निकालना था। याद कीजिए, PG = I2² R2/S। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, ये करंट आपका फाइंड आउट हो गया। करंट फाइंड आउट हो गया तो आप क्या लेंगे, PG इजीली निकाल लेंगे। तो वही हमने क्या किया, अब इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया। तो अभी देखिए बनाए थे पीछे, ये आपका RTH हो गया, ये आपका XTH हो गया और ये JX2 हो जाएगा और ये R2/S हो जाएगा। क्योंकि जहाँ भी S लगा होगा उसको वेरिएबल बना सकते हैं। इस S को आप यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है, यहाँ बनाएंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं स्टेटर फ्रिक्वेंसी और रोटर फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम रहे। तो इसलिए ये कंडीशन आपकी आएगी। अब यहाँ से हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट से। तो BTH आपने यहाँ बनाया और RTH आपने यहाँ लिखा और XTH को आपने यहाँ पर बनाया और ये आपका पूरा पूरा क्या हो गया, रोटर हो गया, जिसको हमने रोटर को हमने क्या लिया था, कंसीडर किया था, लोड कंसीडर किए थे। क्लियर है। तो ये आपका पूरा पूरा ये हमने लिखा था, X1 की वैल्यू ये है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग करते हैं करेंट निकालते हैं। तो I = क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, आप देख रहे हैं ये सिंपल सर्किट, ये थेवेनिन्स का सिंपल सर्किट मुझे प्राप्त हो गया। अब यहाँ से I1 क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से I1 = क्या हो जाएगा, I1 = ये क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज। क्लियर है। और डिवाइड बाई टोटल इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस क्या है, RTH + R1 आपका रियल पार्ट हो गया प्लस J रिएक्टिव पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, तो यहाँ से BTH आपका जो I1 करंट आ गया, ये मुझे प्राप्त हुआ। क्लियर है। तो आपने I1 तो प्राप्त कर लिया। अब मेरा मकसद क्या है, PG प्राप्त करना। अब इस I1 को क्या कर दे, PG के अंदर क्या कर दे, पुटअप कर दे। ठीक है। अब देखिए पुटअप कैसे करते हैं। अब तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहीं कहीं हमने R2' लिख दिया है, कहीं कहीं एक्चुअली R2' क्या होता है, यहाँ जब आप रोटर से स्टेटर साइड आप रिफर्ड करेंगे, R2 को जब स्टेटर साइड रिफर्ड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, R2' हो जाएगा। इसी तरह X2 को जब क्या करेंगे, स्टेटर साइड रिफर्ड करेंगे तो X2' हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब आप देखेंगे तो ये X2 क्या है, ये R2'/S, ये भी क्या है, R2/S के ही प्रोपोर्शनल है। तो इसको लिखे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुई है। ये चूँकि ट्रांसफार्मर में इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ पे इसका रिफर्ड वैल्यू को कोई न्यूमेरिकल नहीं रहता है, इस पर कोई वो नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूज मत है कि R2' लिखा है फिर R2 I1' लिखा है, ऐसा कुछ भी कन्फ्यूज नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं एयर गैप की बात करते हैं। तो एयर गैप में PG = क्या है, I1² R2/S। ठीक है। अब यहाँ पर I की वैल्यू आपने जो पाए थे, तो क्या पाए थे, V/√। यहाँ पर आपने I की वैल्यू क्या पाए थे, VTH/√। तो ये अंडर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर आपका अंडर क्या हो गया, हट गया और BTH का स्क्वायर हो जाएगा। तो RTH R2S + J XTH + X2' का होल स्क्वायर और R2/S ये आया। अब ध्यान से देखिए, तो आपने चूंकि ध्यान दे, यहाँ पर जो टार्क निकाला जाता है, पावर तो पर फेज होता है लेकिन टार्क पर फेज नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इस पे सब फिर से ध्यान से, जो पावर होता है वो पर फेज तो पॉसिबल है, पावर को पर फेज निकालना तो पॉसिबल है, लेकिन टार्क जो होता है वो पर फेज नहीं होता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3PG लिख दिया। क्लियर है। आप जब यहाँ पर 3PG लिख दिए और आपका जो फार्मूला है ये ω/S हमने कर दिया। और आगे चलते हैं तो हम क्या करेंगे, इस PG में इस PG की वैल्यू यहाँ क्या कर देंगे, रखेंगे। तो जो आपने रखा यहाँ पर 3PG, तो PG की वैल्यू क्या आई थी, VTH/√।
एक सेकेंड, तो पीजी का वैल्यू ये आया था, यहाँ रूट हमने यहाँ लिख दिया है, यहाँ रूट नहीं होगा, ये गलत है, ये रूट नहीं है, ठीक है। तो वी टी एच अपान आर टी एच प्लस आर टू डैश आर टू अपान एस प्लस जे एस टी एच प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर आर टू बाई एस, ये आया। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि वी टी एच क्या है, ये इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, जो वी वन प्रोपोर्शनल टू वी टी एच, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, या वी टी एच प्रोपोर्शनल टू वी सेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वी टी एच की जगह क्या लिख दिया, वी वन लिख दिया, और उसी तरह यहाँ पर हमें लिख देना चाहिए आर टू डैश की जगह आर टू लिख देना चाहिए था, और एस टू की डैश की जगह एस टू लिख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो यहाँ से आपका टार का जो इक्वेशन आया, कभी कभी यहाँ पर 3 की जगह n भी लिखा रहता है, n बोले तो नंबर ऑफ फेज हो जाते हैं, 3 फेज का है तो 3 लिखेंगे, 4 फेज का है तो 4 लिख देंगे, तो ये नंबर ऑफ फेज पर डिफरेंस करता है। तो अगर ध्यान से देखिए तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क आपका वोल्टेज के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, मतलब आप जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे वो टार्क भी क्या हो जाएगा, उसी रेशियो में स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इससे ये फर्क पड़, देखिए इससे क्या निकला, अभी आप इस फिगर को मत देखिए, इस फिगर को भी हम और समझाएंगे, ये स्लिप टार्क कैरेक्टरिस्टिक, इसको और समझते हैं। आप सोचिए मेरे पास 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक स्टार होता है स्टेटर, और एक क्या होता है, डेल्टा होता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर इसको सप्लाई दीजिए लाइन वोल्टेज, तो यहाँ पर जो आप लाइन वोल्टेज देंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस बाइंडिंग को कितना मिलेगा, वी एल अपान रूट 3, और यहाँ पर जो आप, जैसे आपका लाइन वोल्टेज क्या है 100 है, तो ये क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाई रूट 3, और यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो सीधे इस फेज, इस बाइंडिंग को क्या मिल जाएगा, सीधे 100 मिल जाएगा। तो क्या है, अगर आप क्या करेंगे, अगर स्टेटर वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो पूरा लाइन वोल्टेज उसको क्या मिल जाएगा, स्टेटर वाइंडिंग को मिलेगा, लेकिन यदि आप इसको स्टार में कनेक्ट करेंगे तो जो लाइन वोल्टेज आपकी स्टेटर वाइंडिंग को लाइन वोल्टेज का √3 टाइम्स कम मिलेगा। तो जब √3 टाइम्स कम मिलेगा तो टार्क भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, क्योंकि टार्क वोल्टेज स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। इसीलिए क्या करना चाहिए, जो आपका इंडक्शन मोटर है उसका स्टेटर वाइंडिंग हमेशा या 99% डेल्टा में कनेक्ट करना चाहिए, जिससे स्टार्टिंग टार्क या टार्क जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा, मतलब वो ज़्यादा लोड क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। यही हमने लिखा है, यदि स्टेटर की वाइंडिंग डेल्टा में की जाए तो वाइंडिंग वोल्टेज का मान लाइन वोल्टेज के बराबर होती है, इसीलिए स्टेटर को स्टार में नहीं कनेक्ट की जाती है। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि ये इसका जो कर्व आया ये ऐसा क्यों आया। अभी आपने देखा था जो टी आया था वो आया था V1 स्क्वायर अपान V1 स्क्वायर R1 प्लस RTH का होल स्क्वायर प्लस ये R2 डैश था, R2 डैश बाई S और STH प्लस X2 आया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए और यहाँ पर आया था R2 बाई S। थोड़ा सोचिए, इसमें थोड़ा ये सोचते हैं कि जो R2 बाई S जब स्टार्टिंग के समय आपका जो X2 होता है, जो पहले पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग के समय मतलब एट स्टार्टिंग कंडीशन पर X2 की वैल्यू क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, और X2 की वैल्यू क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, और R2 क्या होता है आपका, छोटा होता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको दिमाग में रखिएगा। एक होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की सर्किट, आप जानते होंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है, अगर ये क्या है आपका एक सोर्स है, इसका हमने माना वोल्टेज क्या है 100 वोल्ट है, और ये हमने माना 10 वोल्ट का, ये 10 ओम का है मान लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल लोड लगा रहे हैं। तो वेरिएबल लोड अगर क्या है, अगर 1 ओम का है पहले लगाएंगे, फिर 2 ओम का लगाएंगे,
फिर आपने 4 ओम 4 ओम का लगाया, फिर 6 ओम का लगाया, फिर 10 ओम का 8 ओम का लगाया, और फिर क्या लगाया 10 ओम का लगाया, और फिर 12 ओम का लगाया, फिर 15 ओम का लगाया। तो आपका देखेंगे इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ अगर आप ध्यान से देखिए, ये क्या आपका ये रेजिस्टेंस है और ये क्या आपका पावर है। तो इसमें आप ये पाएंगे कि शुरू में क्या है, यहाँ पर जो पावर निकालेंगे P = जो फार्मूला होता है I²R, यहाँ जब फार्मूला निकालेंगे तो जैसे जैसे ये क्या होगा, ये 1 की वैल्यू 10 के क्या करीब पहुँचेगा तो पावर भी क्या होगी उसी तरह बढ़ती जाएगी। मतलब आपका पावर भी क्या है इसी तरह से क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। मतलब यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा, पावर क्या होगा बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और जब 10 ओम हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाए 10 ओम हो जाएगी। जब 10 हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम पावर आपको प्राप्त होगा। फिर आप क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या होने लगेगा, फिर ये आप यहाँ से घटने लगेगा। क्लियर है। यही चीज़ दिमाग में सोचिए कि ये क्या है, ये आपका सोर्स है, ये आपका सोर्स है। यहाँ पे एक सोर्स आपने सप्लाई दे रखा है। शुरू में क्या था, ये रेजिस्टेंस क्या था, ये आपका बड़ा था। क्लियर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये क्या आपका छोटा है। वो किस कंडीशन पर था, जब एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टैंड स्टिल कंडीशन पर की हम बात कर रहे हैं। स्टैंड स्टिल मतलब एस की वैल्यू क्या थी, जब 1 थे। मतलब एस की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपकी, यहाँ पर एस की वैल्यू 1 है। जब एस की वैल्यू 1 है तो ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। यहाँ दिख रहा एरो से भी। अब आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जब स्लिप की वैल्यू क्या होने लगी, घटने लगी। तो जब घटने लगेगी तो ये क्या होता है, ये आपका R2/S होता है। तो R2/S, तो नीचे का कंपोनेंट क्या होने लगा, R2/S में नीचे का कंपोनेंट घटने लगा, तो R2 क्या होने लगा, तो ये क्या होने लगेगी, R2 अब क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और ये क्या होने लगेगी, और ये तो आपका अभी भी वही है, तो ये वैल्यू क्या होने लगेगी, ये बढ़ने लगेगी। मतलब पहले कम था, अभी बढ़ने लगेगी। अब बढ़ करके जब क्या होगी, जब ये बढ़ते बढ़ते, जब इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाए, जब x2 की वैल्यू बढ़ते बढ़ते R2 के बराबर हो जाए। समझ रहे हैं। तो ये बढ़ते बढ़ते बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर इसको क्या होने लगेगा, ट्रांसफर होने लगेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि शुरू में क्या है, शुरू में यहाँ पर कंडीशन है R2 क्या आपका छोटा है, और यहाँ पर H2 क्या है, बड़ा है। तो यहाँ आया, फिर क्या है, इस कंडीशन पर देखेंगे R2 अब क्या हो गया, और बड़ा हो गया, और H2 भी अभी भी और बड़ा है इस कंडीशन पर। तीसरे पर और जाएंगे तो यहाँ पर R2 तो बड़ा है, बड़ा हुआ, और H2 लेकिन अभी भी उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो और पावर इस कंडीशन में देखेंगे तो R2 की वैल्यू क्या है, H2 के बराबर। आप सब में S लिख, मतलब H2 के क्या है आपके बराबर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यों ये बड़ा होता जा रहा है R2, क्योंकि सब में R2 में क्या लगा हुआ है, S लगा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम पावर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो Pg की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और टार्क का फॉर्मूला आपको पता है, T = क्या होता है, Pg/ωs। तो क्या है, तो Pg बड़ा होगा तो टार्क बड़ा होगा। तो ये ग्राफ इसलिए ये ऐसे गया है। क्लियर है। और यहाँ के बाद क्या होने लगेगा, इस कंडीशन के बाद अगर आप जाएंगे तो H2 तो आपका बड़ा है, लेकिन R2/S वो क्या है, उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। आप और आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो H2 की वैल्यू तो बड़ी है, लेकिन R2/S की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इनफाइनाइट हो जाएगी तो करंट ही नहीं बहेगा, और करंट नहीं बहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका Pg 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसलिए आप देख रहे हैं टार्क आपका 0 है। तो ये जो कर्व आप खींचते हैं, ये कहीं अगर आप टार्क इक्वेशन से, इस टार्क इक्वेशन से कर्व खींचना चाहेंगे जो हमने निकाला था लंबा चौड़ा, उससे ये नहीं ड्रा कर सकते हैं। इसको ड्रा करने के लिए आपको क्या होना चाहिए,
आपको इसके बारे में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से समझेंगे। ये ऐसे सिंपल बुक में नहीं लिखे हैं, लेकिन जो अच्छी अच्छी बुक हैं जैसे PS भीमराव वगैरह, उसमें ये सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं, वहाँ से आप इसको और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो ये आपका क्या क्या मैक्सिमम पावर, मतलब मैक्सिमम पावर कब एग्जिस्ट करता है, जब R2/S की वैल्यू x2 के बराबर हो जाए, या क्या बोलते हैं R2 = S x2। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे कि मैक्सिमम टार्क के समय स्लिप की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम टार्क आ गया। ठीक है, कर भी आप लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा सा और से ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका टार्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पर S की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पर टार्क आपका तो बढ़ रहा है, टार्क आपका बढ़ रहा है, और स्लिप क्या हो रही है, देखिए 1 से 0 की तरफ अग्रसर हो रही है, स्लिप आपका घट रहा है। तो यहाँ ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम बाद में और भी मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग बाद में प्रूव भी करेंगे। और यहाँ से अगर ध्यान से देखें, इस वाले कंडीशन पर देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, आपका स्लिप भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और टार्क भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ टार्क प्रोपोर्शनल टू S आ गया। तो क्या है, मतलब यहाँ पर जो टार्क, जो इंडक्शन मोटर में एक बार टार्क क्या होता है, स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है, इस वाले जोन में प्रोपोर्शनल होता है, और इस वाले जोन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अगर रोटर को हम क्या कर रहे हैं, रोटर तो सिंक्रोनस स्पीड तक से ऊपर नहीं, मतलब ये उससे हमेशा नीचे घूमेगी। लेकिन यदि किसी प्राइम मूवर से हम क्या करें, रोटर की स्पीड क्या कर दें, सिंक्रोनस स्पीड से बढ़ा दें, तो क्या होगा। अगर मान लीजिए ये आपका NS क्या है, 1000 RPM है, और इसको हमने क्या किया, ये तो हमेशा 1000 से नीचे घूमेगी, लेकिन हमने इसकी स्पीड क्या कर दिया, हमने 1200 कर देंगे, तो जो स्लिप की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आने लगेगी। तो देखिए अब यहाँ पर स्लिप क्या थी, यहाँ पर स्लिप 0 थी, और यहाँ पर क्या हो गई, माइनस में हो गई। क्लियर है। इसी तरह आप क्या करते हैं, ब्रेकिंग कर, तो ये क्या है, ये जो आपने खुद अब मैकेनिकल पावर दे रहे हैं, तो ये इस समय किस काम में करेगी, ये जनरेटिंग मोड में काम करेगी। और मोटरिंग मोड में क्या है, आप देख ही चुके थे, S की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में ही काम करेगी। अब बात करते हैं, मोटर चल रहा है और आपने क्या किया, उसके 2 फेज को आपस में इंटरचेंज कर दिया। इस फिनोमेना को प्लगिंग बोलते हैं। तो इस समय क्या होगा, अब फील्ड क्या हो गई, बदल गई, फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, बदल गई। तो फील्ड की वैल्यू बदलने से क्या हो जाएगी, रोटर की स्पीड अब क्या होने लगेगी, अब वो भी क्या होने लगेगी, उल्टा घूमने की कोशिश करने लगेगी। तो जो अब S आएगा वो क्या आ जाएगा, NS + NR आ जाएगा अपान NS। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने बताया था रिलेटिव स्पीड किसके बीच में बताया था, फील्ड, रिलेटिव स्पीड आपको याद होगा, फील्ड के बीच में और कंडक्टर के बीच में। अब क्या होगा, अब तो जो रोटर, ये इसलिए प्लस हो जा रहा है कि रोटर तो आपका इधर घूम रहा है, और आपने फील्ड को बदल दिया तो ये इधर घूमने लगा। ये आपका क्या था, रोटर था, ये रोटर था, और ये क्या था, आपका फील्ड था। तो ये क्या है, अब इन दोनों की जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर NS + NR लिख दिए अपान NS। क्लियर है। तो यहाँ से अगर क्या है, अगर NR की वैल्यू क्या हो जाए, NR की वैल्यू NS के बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 2NS अपान NS। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्लिप की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 2 तक जा सकती है। तो इससे हम लोगों ने आपने ये जो कंडीशन लाई थी, जो ब्रेकिंग लाए थे, ये ब्रेकिंग तभी पॉसिबल है जब आप 2 लाइन को क्या करें, इंटरचेंज कर दें। मतलब सप्लाई लाइन को, मतलब 2 फेज को आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज करने से क्या हो जाएगा, आपका ये आपका क्या हो जाएगा, उस ब्रेकिंग को प्लगिंग ब्रेकिंग कहते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि S की वैल्यू मोटरिंग मोड में क्या होगी, 0 से लेकर के, ये जो आपका मोड है ये मोटरिंग मोड है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर के 1 के बीच में होगी। और जनरेटिंग मोड में आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई, मतलब S की वैल्यू 0 से क्या है, आपका कम आए। और ब्रेकिंग मोड में आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है, 2 तक जा सकती है, मतलब ये
1 से क्या होगा आपका बड़ा होगा। तो इंडक्शन मोटर में ये एग्जाम में आता है कि जनरेटिंग के लिए स्लिप की वैल्यू क्या होगी, ब्रेकिंग के लिए स्लिप की वैल्यू क्या होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके आगे हम लोग आगे स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।